बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। NA 249 में जो कुछ हुआ है और इंतखाबात हुए हैं उसमें एक अब दिलचस्प और अजीबोगरीब सूरत हाल सामने आ रही है। वहां पर जीतने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, दूसरी पोजीशन पे वहां पर मुस्लिम लीग नून है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया है दोबारा गिनती के हवाले से, क्योंकि वहां पर जीतने वाले कैंडिडेट जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, कादिर मंदूखेल, और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान चंद सौ वोट्स का फर्क है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन में बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और मुस्लिम लीग नून ने धांधली का इल्जाम आयद किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को देखना होगा कि वो यहां पर क्या कर रही है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिफ्ता इस्माइल से कहा है कि वो धांधली का रोना छोड़ दें और अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। ये जो इस वक्त सूरत हाल सामने आई है, इससे गोया वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत के उस मौक़िफ़ को तक़वियत हासिल होती है जिसमें हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा ये कहते रहे हैं और बार बार ये कहते रहे हैं कि हमें इंतखाबी इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। और ये ज़रूरत न सिर्फ जनरल इंतखाबात में है बल्कि इसके साथ साथ जो सेनेट के इंतखाबात से जहाँ से ये बहस शुरू हुई थी, क्योंकि सेनेट इंतखाबात में भी अपोजिशन को कुछ इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। तो बहरहाल इस बात की ज़रूरत अब इससे ज़्यादा महसूस, गुज़िश्ता से भी ज़्यादा महसूस होने लगी है कि एक आज़ाद, साफ और शफाफ निज़ाम के लिए कोशिश की जाए और एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जिस पर अवाम सवालात न उठा सकें। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी हवाले से एक बड़ी अहम ट्वीट की है और उस ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इंतहाई लो टर्न आउट रहा इस हल्के के अंदर NA 249 में, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो धांधली का शोर मचा रही हैं। और वज़ीर आज़म ने इसको रेफ़र किया बिल्कुल डस्का के इंतखाबात के, कि डस्का के इंतखाबात में यही कुछ हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था, और फिर सेनेट के इंतखाबात में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ट्वीट में मजीद कहते हैं कि 2013 के इंतखाबात में जो 133 हल्कों पर जो इस किस्म की बदइंतज़ामिया हुई थी और जिस पर तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 126 दिन का धरना दिया, 1 साल उनको लग गया इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि कम से कम जो 4 हल्के थे उन पर कमीशन कायम किया जाए। तो उनका कहना था कि यह सिलसिला बहुत अरसे से पाकिस्तान के निज़ाम में शुरू है। सिर्फ 1970 के ऐसे इंतखाबात थे जिन पर कोई उंगली नहीं उठी थी। उसके बाद जितने भी इंतखाबात हुए हैं उस पर अपोजिशन की जानिब से या इंतखाबात हारने वाले की जानिब से हमेशा से इल्ज़ामात लगते रहे हैं। लेकिन ये बदकिस्मती रही है कि उस वक्त से लेकर अब तक किसी भी किस्म का कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इस ट्वीट में कहते हैं कि हमारी हुकूमत पुरअज़्म है कि वो इंतखाबी इस्लाहात लाए, नए टेक्नोलॉजी की बात करें, नए टेक्नोलॉजी लाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इस्तेमाल है वो इंतखाबात में उसको काबिल अमल बनाए ताकि इंतखाबात पर सवालात न उठ सकें। तो अहम सवाल यहाँ पर यह है कि जो टर्न आउट रहा है, इंतहाई कम टर्न आउट वहाँ पर रहा है, ये भी कई सवालात जन्म दे रहे हैं इससे कि क्या अवाम का इंतखाबी अमल पे जो एतमाद है वो उठ रहा है, इस एतमाद को दोबारा कैसे बहाल करना है। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर एजाज चौधरी, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे। एजाज चौधरी साहब, आपको खुश आमदेद कहते हैं। पिलरैट के सरबराह जनाब अहमर बिलाल महबूब साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं गुफ्तगू में। और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अफजल हुसैन। बैरिस्टर साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं और हमें अफजल खान साहब भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एजाज चौधरी साहब, आज एक बार फिर इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि हुकूमत और अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठे और इस्लाहात के एजेंडे पे बात की जाए और इस्लाहात का अमल किया जाए ताकि आने वाले इंतखाबात में फिर सवालात ना उठ सकें। जी, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। मेरा ख्याल है कि आपने अपने इंट्रो में बहुत अहम बातें की हैं और तहरीक इंसाफ का 2013 के इंतखाबात के बाद से जो मौक़िफ़ है उसमें तक़वियत जो है वो हासिल हो रही है कि पाकिस्तान का पूरा इंतखाबी निज़ाम जो है उसके अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है और हर पहलू से इस्लाहात की ज़रूरत है। हमें इसे, अगर आप पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख को देखें तो 1970 के इंतखाबात इस कदर बड़ी खराबी उसके अंदर हुई, फिर उसके अंदर
बाद उसके बाद 85 के इंतखाबात जो गैर जमाती हुए, फिर 88 के, 90 के, अलाजल क्या इसकी अगर पूरी तफसील में जाएं आप, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि जो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने इलेक्शन के इनेकाद के बाद उनके ऊपर खुद ही ऐसे ऐसे एतराजात उठाए कि यानी तारीख जो है दंग रह जाती है। चुनाचे इस बात की अशद जरूरत है कि पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें बिलअमूम और छोटी जमातें बिलखुसूस वो मिलकर इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आए और एक ऐसे एजेंडे के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर इत्तफाक राय कर लें जिससे इंतखाबात शफाफ हो सकें। जहाँ तक NA 249 का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि दो चीजों ने तो बहुत बुरी तरह इसको इफेक्ट करना था। एक तरफ पूरी आलमी सतह के ऊपर कोविड-19 के हवाले से इतनी जबरदस्त कैंपेन चल रही थी कि ये हमारे लिए हलाकत खेज है। दूसरा, रमजान मुबारक में मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत की अपनी जो है वो मसरूफियात होती हैं। चुनाचे ये दो फैक्टर होने के बावजूद और तकरीबन सारी ही सियासी जमातें ये कह रही थी कि ये मुनासिब वक्त नहीं है इंतखाब के लिए, और जो नहीं भी कह रही थी वो भी दबी जुबान में इस बात को मान रही थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी की मान के नहीं दी है और उसने अपने एजेंडे के ऊपर इसको चलाया है। अब सूरत हाल ये है कि यानी 5% के लगभग वोट हैं जो जीत है इस वक्त तक, जो नतीजा है उसके मुताबिक उसके 5% वोट, 5% वोट लेने वाला कोई फर्ज अपने लाखों के यानी 4.25 लाख वोटर्स के हल्के की नुमाइंदगी वो भी कैसे करेगा, ये महल नजर है। फिर मुझे लगता यह है कि जरा बढ़ा चढ़ा के तो वो 21% किया गया है, वरना आपको पता है कि कई देर तक फिर पोलिंग रुकी रही थी और इसीलिए इत्मीनान और एतमाद जो है इंतखाबी निजाम से उठ जाता है कि सारी पार्टियां उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं करती, जो हार जाती हैं, जो जीत जाती हैं। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां इसमें और भी बढ़ जाती हैं। आपने सेनेट के इंतखाबात का हवाला दिया, मैं समझता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो सेनेट का इलेक्शन था यानी कौमी असम्बली के अंदर, उसके अंदर जो बड़ा एतराजात उठे उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई खास अमल दरामद और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की है। सिमिलरली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जितने भी इंतखाब हुए जहाँ पर बाज हल्कों के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कुछ गलतियां हुई, यानी डस्का एक वाहिद मिसाल है कि जिसका सारा इलेक्शन कलअदम करार दे दिया, ये भी करीन अज इंसाफ नहीं है। चुनाचे मैं इन सारी बातों से अखज़ ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का सारे इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं होना बहुत जरूरी है, तमाम पार्टियां मिलकर कर सकती हैं। अब सूरत हाल क्या है कि वो जो कमेटी कौमी असम्बली के अंदर बनी हुई है उसके अंदर अपोजिशन की पार्टियां नहीं आ रही हैं। चुनाचे मैं ये आज आपकी बतौर से PMLN को, पीपल्स पार्टी को ये अपील करता हूँ, यानी उनको तवज्जो तो हो ही गई है, मैं अपील करता हूँ कि वो आए, आके उस कमेटी के अंदर शिरकत करें और इंतखाबी इस्लाहात के लिए वो अपना किरदार अदा करें। यानी उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आ जाती है और उसमें दीगर चीजें भी आ जाती हैं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर ये इंतखाबी निज़ाम जो है वो शफाफ हो सके। ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, कतई नज़र इस बात के कि अब वहाँ पे कौन जीता कौन हारा वो सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन मामला तो इससे बहुत आगे बढ़ गया है। यानी आप देखें कि हम गुज़िश्ता कुछ अरसे में भी यही बहस करते रहे कि निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि साफ होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, जिस पे सवालात ना उठें। आप और हमने कई इलेक्शंस कवर किए हुए हैं, ये हर इलेक्शन में ही फिर यही रोना रोया जाएगा कि धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधली हो गई। हमें हमें इस्लाहात की तरफ कब जाएंगे हम? जी बहुत शुक्रिया। मेरी राय में तो हमारे इंतखाबी निज़ाम में जो इस्लाहात है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका हुआ है। देखिए हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन का जो तैनाती है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या मेंबर्स हों, वो भी अब अपोजिशन के साथ मशवरा करने के बाद होता है। तो इस तरह के बहुत से हैं। फिर आपका शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल है जिसके जरिए से आप रजिस्टर होते हैं, उसके बगैर रजिस्टर नहीं होते। तो पिछले कई सालों में बहुत सी
ऐसी इस्लाहात हो चुकी हैं अब, और इस्लाहात का ज़ाहिर अमल ये तो रुकता नहीं है, ये तो वक्त के साथ साथ नई इस्लाहात की ज़रूरत पेश आती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपोजिशन के साथ मिलके एक कंसेंसस डेवलप हो। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जो दावत है, ये बहुत काबिल तारीफ है कि उन्होंने उनको दावत दी है। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं और इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के ऊपर कि वो इकट्ठे बैठ सकें, क्योंकि बहुत सख्त बातें एक दूसरे को कही गई हैं। तो अगर ये माहौल पैदा करना है, कुछ एतमाद पैदा करना है कि वो साथ बैठ सकें, तो मेरे ख्याल में इस किस्म की जबान का इस्तेमाल, चोर, डाकू, कातिल, इस किस्म के जो अल्फाज हैं उनको रोका जाए, खुद भी हुकूमत की तरफ से भी और फिर अपोजिशन की तरफ से भी। और जब ये कुछ थोड़ा सा माहौल को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो फिर शायद वो बैठ सकेंगे। लेकिन माजी में जब वो इकट्ठे मिलकर बैठे हैं, उसके बाद फिर उनके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगे हैं कि आप तो एनआरओ लेने आए थे, ये देखें, फिर उसके कागजात को लहरा दिया गया। अगर इस तरह की बात की जाएगी तो फिर कौन बैठेगा इनके साथ? तो अहमद, इसलिए मेरी गुजारिश ये है ठीक है। कि ये इंतज़ाम किया जाए कि एतमाद पैदा हो, फिर मिल के बैठा जाए और फिर ये देखा जाए कि क्या इस वक्त इस्लाहात की ज़रूरत है। उसके ऊपर जिन जिन चीज़ों पर इतफाक राय हो उनको कर दिया जाए। लेकिन ये गलती ना की जाए कि ऑर्डिनेंस के जरिए ये इस्लाहात नाफिज की जाए। ऑर्डिनेंस नॉन स्टार्टर होगा, अगर अपोजिशन शामिल नहीं होगी, अगर असम्बली में पास नहीं होगा, तो फिर ये बहुत नुकसानदेह चीज़ होगी। ये अहमद बिलाल साहब, जो नेशनल असम्बली में बिल पेश हुआ था, ये पिछले साल पेश हुआ था। फिर अब हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से अब वो कैफियत भी नहीं है। मुसलसल जो हुकूमती तर्जुमान हैं, जिसमें वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, उन्होंने भी आज कहा। फिर वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन हैं फ़ारूक हबीब साहब, नए हैं, उन्होंने भी आज यही कहा इस्लाहात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने भी यही कहा, मुज़ाकरात की दावत दी। एक बहुत बड़ी दावत है, यानी बहुत बड़ी खबर है आज की कि वज़ीर आज़म ने खुद कह दिया अपोजिशन को कि आप आएँ, कम से कम जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से आप हमारे साथ बैठें और बातचीत करें। तो मेरे ख्याल में ठीक है, एक अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक सियासी हिद्दत तो थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसी किस्म के बयानात से मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? अगर दुशनाम तराजी का रास्ता बंद किया जाए, सख्त अल्फाज इल्ज़ामात न लगाए जाएं और एनआरओ की तकरार बंद कर दी जाए, तो शायद कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। वरना इतना बड़ा डैमेज हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन और हुकूमत किसी भी मामले पे इकट्ठे मिल के बैठ जाए। लेकिन अगर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सिंसियरली ये इसके ऊपर अमल किया जाएगा, तो शायद फिर किसी स्टेज के ऊपर ये मिल बैठ सके और इनके मिल बैठने में ही आगे जाने का रास्ता है, वरना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है। बैरिस्टर अफजल साहब, जिस जिस माहौल की तरफ इशारा कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब के, एक कम अज़ कम फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें मुज़ाकरात आगे जा सकें। अब ये बिल पिछले साल जमा हुआ था, फिर ये कमेटियों में भी गया हुआ है, लेकिन कौमी असम्बली में इसलिए नहीं आ सका कि एक तो उस वक्त जो एक अक्सरियत थी वो हासिल नहीं थी सेनेट के अंदर। अब तहरीक इंसाफ निस्बतन कंफर्टेबल पोजीशन में है। अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर आगे चलना होगा, तभी इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे अमल दरामद होगा, वरना तो फिर इसी तरह ये जो NA 249 में हुआ है, इसी तरह इल्ज़ाम लगते रहेंगे। देखिए, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जब तक उनके लिए कंसेंसस डेवलप नहीं होगा, लेट्स सपोज कि अगर वो पास हो भी जाती हैं, वो लॉ ऑफ लैंड तो होंगी, लेकिन उस पर फिर एतराज़ आएगा और उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपस में नेगोशिएट किया जाए और दोनों तरफ से जो उनका प्रपोज़ल है वो फ्लोट किया जाए पब्लिक डोमेन में। तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उसमें अपना इनपुट दें और लीगल फिटर्निटी से उस पर इनपुट ली जाए, बाकी जो NGO सेक्टर है उससे इनपुट ली जाए, मीडिया से इनपुट ली जाए और फिर एक कंसेंसस डेवलप करके गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है वो एक कंसेंसस के साथ लेजिस्लेशन करें ताकि उसको मनो अन तस्लीम किया जाए और उसके बाद जो इलेक्शंस हों उसको उनके रिजल्ट्स को भी सारे तस्लीम करें। एक बैकग्राउंड देखनी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की कि जब 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 इलेक्शंस हुए उसके बाद जब भी जो गवर्नमेंट आई, अपोजिशन ने उन इलेक्शंस को नहीं माना और उसके बाद जो है हालात ख़राब हुए। 2013 के इलेक्शन हो, 18 के इलेक्शन हो, 1970 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ। इसलिए पाकिस्तान में जो ये प्रपोजल अभी दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि आएँ लेजिस्लेशन करते हैं, मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा है और अपोजिशन को भी चाहिए कि इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की इस बात को एक्सेप्ट करे और आपस में जो है नेगोशिएशंस के लिए की तरफ जाएँ। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, इंडिया में भी हो रही है, लेकिन साथ साथ जो है उसका जो है वेरिफिकेशन, जो ऑडिट ट्रेल पेपर है वो भी साथ है, कि ताकि जो पेपर ट्रेल है वो भी मौजूद हो और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है वो भी हो सके, और इन केस कि कहीं पे कोई इतराज़ आता है तो दोनों को वेरीफाई किया जा सके और उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट पे पहुंचा जा सके। तो इन सब के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो एक माहौल को क्रिएट करना है, और उस माहौल के बाद ही एक कंसेंसस के साथ रजिस्ट्रेशन का होना है। ठीक है, एजाज चौधरी साहब आप फरमाइएगा कि वजीर आजम साहब ने जो आज कहा है, इससे आप नहीं समझते कि थोड़ा सा माहौल में बेहतरी आएगी? क्योंकि अपोजिशन यही कहती थी कि वजीर आजम साहब खुद कहें, मुज़ाकरात के लिए अगर वो बात करेंगे तो फिर हम इस पर बात करेंगे। और जहाँ तक ये जो नेशनल असम्बली के बिल की जो अमेंडमेंट की जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये नेशनल असम्बली में पेश हुआ, उसके बाद फिर ये कमेटियों में गया। कमेटी में ये 29 जनवरी को यानी पिछले साल ये बिल गया। पहली मीटिंग हुई इस पे, दूसरी इस पे मार्च में हुई, मार्च 2021 में, और फिर यानी मार्च के एंड में 31 तारीख को इस पर मीटिंग हुई, और इसमें तकरीबन कोई 49 अमेंडमेंट्स हैं जो कि प्रपोज की गई हैं। एजाज चौधरी साहब, अब ये अमेंडमेंट ऐसी अमेंडमेंट है कि इस पे अगर नज़र दौड़ाई जाए, प्रोग्राम में आगे चल के हम इस पे बात भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई हुकूमत अपने आप को बचा रही है या कोई किसी सियासी जमात के लिए ये हो रहा है। ये तमाम की तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए ये अमेंडमेंट्स और ये तरामीम बहुत ज़रूरी हैं, इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि माहौल बेहतर होगा और अपोजिशन आपसे बातचीत करेगी? देखिए जावेद साहब, मैं अहमद बिलाल महबूब साहब की बहुत सारी बातों से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन एक वजाहत करना मेरी जिम्मेदारी है कि ये जो बात हुई थी ना कि एनआरओ नहीं देना, वो आपको मालूम है कि जब FATF का जब किस्सा सामने आया तो उस वक्त जो यानी तरामीम नैब के कानून के अंदर अपोजिशन चाहती थी, वो ऐसी तरामीम थी कि जो किसी सूरत में भी नहीं की जा सकती थी। चुनांचे वो तनाज़ा तो उस तनाजुर में ही देखा जाए। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को इतना बालिग जरूर होना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर ये एक दूसरे के साथ जो बहस मुबाहिसा और बाज़ औक़ात वो हुदूद से भी बाहर चला जाता है, वो होता रहता है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन जब एक सब्जेक्ट सामने आ जाए और सब्जेक्ट भी ऐसा सेंसिटिव हो कि एट टाइम्स हर एक को उसके ऊपर यानी एतराज हो, इलेक्शन फेयर और यानी आजादाना होना चाहिए, ये हर पार्टी को किसी न किसी मौके पे एतराज होता है। चुनाचे ये एक ऐसी चीज है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हम ये कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं अपोजिशन को कि वो आए, जब इस कमेटी में बैठ के वो इसके ऊपर बहस मुबाहिसा करेंगे, किसी यानी मेंबर कमेटी को कोई ऐसा फिक्रा नहीं कहा जाएगा जिससे उसकी दिलाजारी हो। मैं ये इसका एहतमाम कर सकता हूँ स्पीकर साहब के जरिए और कमेटी के जो इंचार्ज है उनके जरिए कि इस कमेटी को बासुनो खूबी आगे बढ़ाया जाए, इसलिए कि अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत चलनी है और जमहूरियत ही की असल यानी फलाह का रास्ता है, तो फिर जो निजाम है जमहूरियत को लेके आने का वो शफाफ होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ ना, जो थोड़ी बहुत मेरी स्टडी है, मैं तो समझता हूँ कि मैं अहमद बिलाल भाई की इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि बहुत ज्यादा इस्लाहात हो चुकी हैं। मैं आपको अपनी रिसर्च की बुनियाद पर दो जगहों का बता रहा हूँ। लाहौर के अंदर मैंने ये ताजा तरीन पिछले 2 माह पहले यहाँ पर जायजा लिया, तकरीबन 27% वोट ऐसा है कि जो अपनी असल जगह पे या रजिस्टर नहीं है या वहां से यानी उसका इलाका वो नहीं है या वोटर वहीं नहीं रहता। इतनी डिस्क्रिपेंसीज और इरेगुलरिटीज हैं कि आलमाना चीज। मैं आइंदा आने वाले सेनेट के पहले इलेक्शन में यानी सेशन में उसे तफसील के साथ रखूंगा। उसके बाद आया डस्का का इलेक्शन। डस्का शहर में भी 26% वोटर ऐसा है जिसका पता नहीं चलता कि वो बना हुआ यहाँ पे है, रहता वो कहाँ पे है। इसलिए यहाँ से इन रिफॉर्म्स को शुरू होना है। ये कोई आसान और जल्दी होने वाला काम नहीं है। ये नया सेंसस हो जाए तो मैं समझता हूँ अगर वो ठीक तरीके से हो और वोटर को उसकी रहायश की जगह के ऊपर किया जाए, फिर आपको मालूम है इस बात का कि यानी वोट वहीं पर पोल हो सकता है जहां पर उसकी रहायश हो, परमानेंट या टेम्परेरी, इसके ऊपर भी एक फैसला होना चाहिए। मैं समझता हूँ
ताकि आइंदा इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन न रहे। चुनांचे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको जेर बहस लाना जरूरी है। मैं समझता हूं कि आप डस्का के इलेक्शन का रेफरेंस ले लें, आप कराची के इलेक्शन का रेफरेंस ले लें, हालांकि मैं समझता हूं कि दोनों के अंदर कोई मुमासलत नहीं है। यहाँ पर दूसरी बहुत सारी चीजें जो हैं उनको पेश नजर रखा गया है। 249 में मेरी अब भी राय यह है कि पूरा इलेक्शन री इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए कि वोटर ठीक तरह वहां पर टर्न आउट नहीं हो सका। 80% वोट जब या 79% वोटर नहीं आ सका तो इसका मतलब है कि ये एक सिग्निफिकेंट बात है। कराची जैसे बेदार शहर के अंदर कि जहां एक एक कौमी असेंबली एक लाख से ऊपर वोट वाला शहर है, वहां पर ये कैफियत हो तो ये जरा काबिल गौर चीज है। ये अमर बिलाल महबूब साहब, आपके लिए भी ये अजीब ही बात होगी, क्योंकि वो जो हम बात कर रहे थे कि इलेक्शंस हमने कवर किए, कराची के तो एक एक हलके में लाखों का जो है वो डिफरेंस होता था और बड़ा मुतहर्रिक वोटर था। फिर यहाँ हमने देखा कि लोग बहुत कम निकले। क्या आपको इसकी वजह समझ आती है? देखिए, अगर आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जो MKM का बड़ा अरूज का जमाना था, तो उस जमाने में हम सबको पता है इलेक्शन कैसे होते थे, किस तरह से वोट डाल दिए जाते थे और लोगों के वो बैलेट बॉक्सेस भर दिए जाते थे। वो उस जमाने को छोड़ दें, वो लाखों की तादाद में आते थे। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब आपको लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। अगर लोग आप पे एतमाद नहीं कर रहे हैं, निज़ाम पे एतमाद नहीं कर रहे हैं, और मैं अर्ज करूं कि ये इस्लाहात की जो हम बात करते हैं तो वो तो बेसिकली हम यही कहते हैं ना कि कानून में कोई तब्दीली कर दें। ये जो एजाज चौधरी साहब जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं ये तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। अब देखें ना, अगर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो अगले दिन सुबह 6 बजे आ जाए, रिपोर्ट कर दे रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो कानून में तो इसकी गुंजाइश नहीं है, कानून ने तो उसकी इजाजत नहीं दी है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मामला है ना कि 20 आदमी गायब हो गए, उनको सजा दीजिए, आप उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कवानीन में जो तब्दीली करना चाहते हैं, आप मिसाल के तौर से आप ये हवाला दे रहे हैं इस बिल का, मैं आपको एक और चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। वजीर आजम साहब बहुत कीन है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी राइज की जाए और इंटरनेट वोटिंग भी ओवरसीज पाकिस्तानी जी, के लिए की जाए। आना है, इसकी तरफ आना है, बिल्कुल इसके बारे में इलेक्शन 2017 का जो एक्ट है बिल्कुल उसमें ये दोनों बातें कवर्ड है। और ये इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि इसके ऊपर आप तजुर्बाती तौर पे कुछ ये पायलट प्रोजेक्ट करें और उसकी फिर रिपोर्ट हमें पेश करें। ये रिपोर्ट पेश हो चुकी है। अब ये 32 महीने इस हुकूमत को हो गए हैं। इस रिपोर्ट की डिबेट होनी चाहिए थी असेंबली में। वो अगर हो जाती तो फिर इसके ऊपर फैसला भी हो जाता। उसके लिए आपको कोई नया बिल लाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर तरमीम करनी पड़ती। लेकिन हैरान हूं कि 32 माह गुजर जाने के बाद इन दो रिपोर्टों को डिस्कशन के लिए नहीं लाया गया। ये बड़ी इसमें अहम ये बात दोनों आपने की चीजें है। हैं जो वजीर आजम साहब की बहुत इंटरेस्ट की चीज है। ये रिपोर्टें मौजूद हैं, पता नहीं किसी ने उनको बताया या नहीं बताया कि ये जनवरी 2018 में और जनवरी 2019 में ये रिपोर्टें सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में ले हो चुकी हैं। इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये आपने बड़ी अहम बात की है अमर बिलाल महबूब साहब, इस पे हम रिस्पांस लेंगे एजाज चौधरी साहब का, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2017 के जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट है, उसमें ये कवर हो चुकी हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, एक ब्रेक लेंगे। आइटम 94 और 103 ये दो सेक्शन है, एक ईवीएम से मुतालिक है, एक इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और बड़ी अहम गुफ्तगू इस वक्त हो रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात पर। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सिर्फ रॉयल फैंस से मिले खूबसूरती और दिलकशी का मुनफरिद अंदाज। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। कोरोना वायरस के पेश नजर मुल्क भर में आज सख्त लॉकडाउन होगा। तमाम मार्केटें और कारोबार बंद रहेंगे। गरीब के लिए लॉकडाउन किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। अगर हमारी लापरवाही जारी रही तो खुदा न खास्ता दूसरे कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना की सूरत हाल एक भयानक हकीकत बन सकती है। यही वक्त है कि मास्क की पाबंदी, हाथों की सफाई, घर में इबादत, समाजी दूरी, बिला जरूरत मेल जोल और हुजूम से परहेज को खुद पर लाजिम कर लें ताकि जिंदगी का कारोबार और आपका रोजगार दोनों चलते रहें। एहतियात कोरोना के खिलाफ मौसर तरीन हथियार है। अब खसारा बस खुदा। होम डिलीवरी के लिए अभी royalfans.com पर ऑर्डर करें। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले अहमद बिलाल महबूब साहब ने एक बड़ी अहम बात की और मैं चाहूँगा कि उस पर एजाज चौधरी साहब अपना कमेंट करें और हुकूमत, चूँकि उनकी जमात की हुकूमत है, तो वो कम्युनिकेट करें कि ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इस बात पर बहस की जाए और जाहिर है कि कौमी असम्बली और सेनेट में भी इस बात पर बहस होनी चाहिए। एजाज चौधरी साहब, 2017 इलेक्शन एक्ट में ये दोनों चीज़ें यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसकी वजीर आजम साहब बात कर रहे हैं, जिस पर जोर दे रहे हैं, और प्लस फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो वोट का हक है यानी ई वोटिंग वाला सिलसिला, ये सारा कुछ है, लेकिन इसको अब इलेक्शन कमीशन के साथ टेकअप करने की जरूरत है, इस पर बात करने की जरूरत है। देखिए, मैं जहां तक मेरी मालूमात हैं, इलेक्शन कमीशन से इन दोनों चीजों को टेकअप किया गया हुआ है। और जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो ताल्लुक है विद ट्रेल, इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि खासा कंसेंसस हो चुका हुआ है और ये किसी वक्त भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात सामने आ जाएगी। जो चीज अभी तक मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आके फिर जेर बहस होगी, वो ये ओवरसीज पाकिस्तानी के जो थ्रू इंटरनेट वोटिंग है, वो वाला मसला जो है वो जेर बहस रहेगा। उसके ऊपर कुछ लोगों की ऐसी आरा हैं जो काबिल गौर हैं, लेकिन मेरी फिर वही इस्तदा होगी कि ये जो कमेटी बनी हुई है इलेक्शन रिफॉर्म्स की, अगर ये काम करना शुरू कर दे तो सारी चीजें जो है इसी के जरिए जो है अपोजिशन भी सामने लेके आ सकती है। एक तो वो पार्ट है बिलाशुबा कि जो इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन एक वो पार्ट है कि जिसके लिए अभी भी कुछ तरामीम की जरूरत है। आखिर वो 49 जो तरामीम है उसके अंदर मौजूद है, वो सारे निजाम के लिए हैं, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक के लिए, ताकि जितना भी फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। इसलिए ये तवज्जो बिलाशुबा बहुत ठीक दिलाई गई है और उसमें मेरी मालूमात मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अलबत्ता जब तक वो बिल के ऊपर बात नहीं होती, आप बात आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, शफाफियत की तरफ हम नहीं जा सकते।
लेकिन हमें कानून साजी की तो बहरहाल करनी है और हमें इन जावेद साहब, इस्लाहात एक की तरफ। वजाहत कर दूं। जी 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 ये जो दो रिपोर्टें इलेक्शन कमीशन ने पेश कर दी हैं जी। एक पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद, अब ये रिपोर्टें इलेक्शन कमीशन से टेकअप नहीं होनी। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना जो कुछ करना था करके रिपोर्टों में पेश कर दिया। अब तो हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करके इसके बारे में कानून साजी कानून करनी साजी है। करनी है। तो अपना बिल लेके आए, तब भी इन रिपोर्टों को डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि उन रिपोर्टों में ये बुनियादी चीज ये बताई गई है कि उन्होंने 100 मशीनें हासिल की थी, उन मशीनों को इस्तेमाल किया 35 हल्कों में, उससे क्या तजुर्बात हासिल हुए। अब उस रिपोर्ट के मुताबिक इसके इनको आगे बढ़ना होगा। मेरे ख्याल में हुकूमत को शायद इस बात का पता ही नहीं है कि ये रिपोर्टें पेश हो चुकी हुई हैं और उसके अंदर बहुत अहम चीजें हैं, उससे आगे बढ़ेंगे बजाय इसके कि आप नया बिल ले आए। आप पहले इन रिपोर्टों को तो देख लें, इनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके पैरेलल आप एक चीज चला रहे हैं। तो ये मैं बड़ा हैरान होता हूं कि जनवरी 2019 और जनवरी 2018 की रिपोर्टें हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं डिस्कशन हो रही। ठीक है, अब ज़रूरत इस बात की है कि उन मामलात को आगे बढ़ाया जाए और हुकूमत, अब ये सारी अब जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है कि वो अपोजिशन को साथ मिला के मामलात को आगे लेके चले और उस पर कानून साजी करे। यानी मामला बहुत आसान है, लेकिन इसको बस आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और हुकूमत को कदम लेने की ज़रूरत है। जो वज़ीर आज़म साहब ने तो ले लिया, वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया, और अब अपोजिशन की जिम्मेदारी बनेगी। देखिए, एक चीज़ है लेजिस्लेशन, कि लेजिस्लेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रपोज करेगी और अपोजिशन से नेगोशिएट करेगी, और अपोजिशन जो है वो कमेटी में अपनी अमेंडमेंट्स मूव करेगी और इवेंचुअली एक कंसेंसस के बाद उसके ऊपर वोटिंग होगी। एक तो ये है। दूसरा, जिस एंगल के ऊपर अभी बार बार बात हो रही है वो है इम्प्लीमेंटेशन। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवानी है। इलेक्शन कमीशन को भी एम्पावर करना जो है बहुत ज़रूरी है थ्रू लेजिस्लेशन एंड थ्रू रिसोर्सेज। देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, और जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, वो उसको देखना पड़ेगा कि जो रीजन में दूसरे ममालिक ने इसको इम्प्लीमेंट किया तो कैसे इम्प्लीमेंट किया। ऐसे नहीं हुआ कि आज लेजिस्लेशन हुई और सुबह जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जैसे भी जो है वो अमर बिलाल साहब फरमा रहे हैं और रिपोर्ट्स के बारे में कि एक पायलट प्रोग्राम किया गया जिसमें 100 मशीन्स जो है वो ऑब्टेन की गई और उसकी एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी गई है। उस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो एक मीनिंगफुल डिबेट होनी चाहिए पार्लियामान में, और उसके बाद जो उसमें अमेंडमेंट्स आएँ और जो सजेशंस आएँ उनको फॉर्मुलेट करके एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो। क्योंकि अगर कंसेंसस नहीं होगा तो फिर उसके इलेक्शंस के बाद जो है 2023 में दोबारा ये जो है इशू क्रिएट हो जाएगा और हम फिर जो है वो 2018 या 2013 के इश्यूज को जो है फेस करेंगे। गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि अपनी पॉलिटिकल विल जो है वो शो की है। जैसे सेनेट इलेक्शंस में गवर्नमेंट ने कहा था कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए इलेक्शंस होना चाहिए। अब उसके लिए आर्टिकल 226 में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, और मेरा ख्याल है कि जो सेनेट इलेक्शंस में हुआ उसके बाद गवर्नमेंट को और अपोजिशन को दोनों को मिल बैठ के एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लानी चाहिए जिससे जो है वो तमाम जो इलेक्टोरल लॉज हैं उनको एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन के जरिए कवर करें, और वो सेनेट हो या लोकल इलेक्शंस हो, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हो, ताकि रिगिंग का कोई एलिगेशन और करप्ट प्रैक्टिस के एलिगेशंस ना आए, ताकि जमहूरियत पे लोगों का एतमाद जो है वो बहाल हो। ठीक है, ये अमर बिलाल महबूब साहब, ये इसमें जो तरामीम है, जो 49 तरामीम है, इसमें एक तो इस मसले को भी एड्रेस किया गया है कि ये जो इस वक्त जो NA 49 पे हो रहा है, जैसे आज शायद खाकाना बासी ने कहा है कि वहाँ पे जो रिटर्निंग अफसर था वो एक पीपल्स पार्टी का था या उसका किसी जमात की तरफ झुकाव था। इन अमेंडमेंट्स के अंदर ये भी बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर से पोलिंग स्टाफ या जो भी अमला होता है उसको कैसे लाया जाए, इस पर भी बात होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ एक और अहम मामले पे भी बात हुई है, और वो जो मामला है वो ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है इलेक्शंस की, बार बार उस पर सवालात उठ जाते हैं, बार बार उस पर बात होती है। बहुत से लोग इलेक्शन लड़के आ जाते हैं, फिर वो हलफ नहीं उठाते। यानी अगर आप देखें, चौधरी निसार वाला मामला देखें या इसहाक डार वाला मामला देखें, तो उसको भी एड्रेस किया गया है कि अगर 60 दिन के अंदर कोई नहीं आता, हलफ नहीं उठाता, तो उसकी सीट को भी वकेट तस्वर किया जाएगा। तो बेहतर बातें तो हैं इसमें जो कि तमाम सियासी जमातों की जरूरत है। जी बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं, इस पे इत्तफाक का राय होना ज़रूरी है। मैं फिर ये कहूँगा कि कोई ऐसा माहौल क्रिएट करें ताकि बिल बैठ के गुफ्तगू हो सके।
ऐसा माहौल इस वक्त नहीं है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक आप गोलाबारी करते करते आप उन्हें कहें कि आइए इकट्ठे बैठ के इफ्तारी कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, उनको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप अगर इस माहौल में आएंगे, और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं पीटीआई की तरफ से, और कोई नहीं दे सकता। ये वही प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये माहौल थोड़ा सा एक 10-15 दिन, एक महीने के लिए भी अच्छा माहौल पैदा कर लेंगे और अल्फाज के इस्तेमाल में ज़रा मोहतात हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है वो माहौल क्रिएट हो जाएगा। और मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि इन सारी बातों को बैठ के डिस्कस करना चाहिए और इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम बातें हैं। और ये देखिए हमें देर हो गई है, ये असल में काम 3 साल पहले भी शुरू हो सकता था, 2.5 साल पहले जो ही पीटीआई बरसर इक़्तिदार आई थी। लेकिन अब भी अगर आप देखें, जो जो इलेक्शन का वक्त करीब आता जाएगा, इत्तफाक राय के इम्कानात मादूम होते चले जाएंगे, क्योंकि फिर लोग इलेक्शन मोड में चले जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन लेते हैं। तो ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। अब अगर ये माहौल हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर बिलाल महबूब साहब, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहे। एजाज चौधरी साहब, आपकी तरफ हम आएंगे। जैसे अमर बिलाल महबूब साहब फरमा रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब से ज़्यादा ऑपोजिशन जो है वो तवक्को रखती है कि जब वज़ीर आज़म साहब ये बात करेंगे तो शायद हम मामलात पे आगे बढ़ेंगे, और ये बारहा ऑपोजिशन ने कहा है और आज वज़ीर आज़म साहब ने कह भी दिया है। तो आपको लगता है कि अब मामलात आगे बढ़ेंगे? और ज़ाहिर है अब तो जो सेनेट के इंतखाबात थे या जो ज़िमनी इंतखाबात थे, एक मरहला तो उनका एक तरह से मुकम्मल हो गया है, लेकिन अब हमें इस्लाहात की तरफ आगे बढ़ना होगा। बहरहाल देखिए, मैं ना आपसे अर्ज करता हूँ, और अहमद बिलाल साहब के होते हुए मैंने ये बात की थी कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हम वो माहौल फराहम करेंगे उस कमेटी के अंदर जो पार्लियामान ने बनाई है, कि वहाँ पर बैठकर इसके ऊपर खुली गुफ्तगू हो सके और सारे डेकोरम का ख्याल रखा जाएगा। आपको मालूम है कि उनका ख्याल तो ये है ना कि प्राइम मिनिस्टर ये कह देते हैं, उसकी भी पाकिस्तान में उतनी ही अहमियत है कि जो एक पार्टी एक खास एजेंडे के ऊपर आती है, हम एहतसाब के एजेंडे के ऊपर आए हैं, और अब अल्फाज वही इस्तेमाल किए जाते हैं जो किसी का क्राइम हो। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब यहाँ से जुल दे के पाकिस्तान से चले गए हैं। अब आप बहुत ही महज़ब लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो जालसाजी कहेंगे। क्या नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता नहीं है? क्या उनको मुजरम नहीं कहा जाएगा? क्या वो मफरूर नहीं है? क्या उन्हें मफरूर नहीं कहा जाएगा? इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको भी बड़े हौसले से सामने रखना चाहिए। ये मैंने फैसले नहीं किए हुए, पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट ने फैसले किए हुए हैं, तो उनको अपने तर्ज अमल में भी तब्दीली लानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ये हौसला रखना चाहिए। अब जो कुछ आप अंदाजा कर सकते हैं कि कौमी असम्बली के अंदर गुज़श्ता दिनों जब ये टीएलपी के उस यानी करारदाद का इशू था, और जो कुछ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की तरफ से जो रवैया स्पीकर के लिए इस्तेमाल किया गया, क्या ये उनके शायान शान था? क्या सारी पार्लियामेंट कटी होगी बाद? उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि मैं यानी पूरी जिम्मेदारी से जब प्राइम मिनिस्टर एक नहीं मुतअद्दिद दफा कह चुके हैं कि ऐसा माहौल उसके अंदर होगा कि आप इस पे काम कर सकेंगे, चुनाचे आगे बढ़ना चाहिए और सबको अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करने चाहिए कि वो लोगों को बैठकर काम आगे करने का मौका फराहम करें, और हुकूमत इसके लिए बिल्कुल तैयार है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के एजेंडे के ऊपर काम करें। ठीक है, इस वक्त हमें गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब अफजल खान। अफजल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। अफजल खान साहब, आप फरमाइएगा, आज ये जो NA 249 में जो कुछ हुआ है उसी के पस मंज़र में हम आज सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि जो कुछ ये हो रहा है ये तमाम का तमाम इसी वजह से हो रहा है कि हमारा जो इंतखाबी निज़ाम है उसमें बहुत मसाइल हैं और हमें उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है और जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। आज उन्होंने बात की है और उन्होंने इस ट्वीट में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में आप आएँ, हमारे साथ बैठें, बात करें, ताकि इस निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। कैसे देखते हैं आप उनके इस पेशरफ्त को जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ली गई है? बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये बात, इसकी ज़रूरत उनको 2014 के से पहले 2013 का इलेक्शन जब था, जब इनका जो आवाम का मैंडेट चुराया गया, और मैंने उसकी जुज़ियात तक बयान की थी अपने 4 घंटे की मैराथन इंटरव्यू में बिल्कुल बिल्कुल उस्मान के साथ। बात यह है कि
इस निज़ाम को ऐसा रखा गया है। किसने रखा है? जो लोग डिपेंडेंट हैं अपॉन दी रिग्ड सॉल्यूशन। तो वो लोग, अब देखें, वज़ीर आज़म साहब को मासूम नहीं बनना चाहिए, उनको वाइजर हो जाना चाहिए इतने दौर में कि वो लोग क्यों आपके साथ एग्री करें उस निज़ाम पे जिस निज़ाम पे वो उनको पता है कि उनके लिए जहर है, उनके लिए मौत है, वो उसमें जीत ही नहीं सकते, वो उसमें सर्वाइव ही नहीं कर सकते, उसमें पैसे और डंडे का जोर खत्म हो जाता है, उसमें गुल्लू बटों की अहमियत खत्म हो जाती है, उसमें पैसे की तो खैर इन्फ्लुएंस हमेशा रहेगा, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जो पटवारी है, जो थानेदार है, जो उनका, और आज भी देखें ये सेनेटर साहब को मैं मुबारकबाद भी देता हूं कि एक आम आदमी की शुक्र है कि सेनेट में आ गया, और वहां वो देखेंगे कि 100 में से शायद 10 उनकी तरह के आम लोग होंगे, 90 आज भी वो लोग हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ पैसा है। बात यह है कि अगर हमने पाकिस्तान में, और ये डेमोक्रेसी, मैं इसको खुले आम कहता हूँ कि ये शेम डेमोक्रेसी है, ये वो डेमोक्रेसी नहीं है जिसमें अवाम की इंस्पायरेशन, अवाम के ख्वाहिशात की रिफ्लेक्शन है। आप मुझे बता दें कि जैसे कराची का इलेक्शन हुआ, 5 लाख की आबादी में जो बंदा उनकी नुमाइंदगी का आज वो करता है कि मैं जीत गया हूँ, उसने 16,000 वोट दिए। आप मुझे बताएं कि ये टोटल 21% वोट पोल हुए, और 21 में से भी 16,000 जिसने लिए, वो कहता है कि मैं इन अवाम का नुमाइंदा हूँ और ड्यूली इलेक्टेड हूँ, और मैं इनके, बात यह है कि ये निज़ाम, ये शेम डेमोक्रेसी है जिसमें सारा पैसा चलता है, जोर चलता है, बदमाशी, गुंडागर्दी चलती है, और उसमें रिगिंग चलती है। और रिगिंग को खत्म करने के लिए उस वक्त से मैं कह रहा हूँ कि बात यह है कि देखें, मुझे ये बताएं कि ना शहबाज शरीफ का मुकाबला वो प्रिजाइडिंग अफसर कर सकता है, ना रिटर्निंग अफसर कर सकता है, ना कराची में जरदारी का मुकाबला वो जो प्रिजाइडिंग अफसर कर सकता है, जो रिजल्ट तब्दील कर सकता है। और एक दफा तब्दील हो गए तो हमारे निज़ाम में आपको कानून का खजाना चाहिए और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए इंसाफ लेने के लिए। ठीक है, ठीक है। बैरिस्टर साहब, आप फरमाइए कि अगर अभी भी, यानी वज़ीर आज़म की तरफ से भी ये कहा गया, उनके वज़रा की तरफ से ये कहा गया, अपोजिशन को दावत दी गई, अभी भी अगर अपोजिशन इस्लाहात का हिस्सा नहीं बनती और मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनती, तो एक चीज़ तो जहन में आती है ना कि फिर वो सियासत बराए सियासत ही कर रही है, और वो एक कंस्ट्रक्टिव सियासत जिसको हम तामीरी सियासत कहते हैं, वो नहीं कर रही। देखिए, जो लेजिस्लेशन है उसके लिए कंसेंसस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी लेजिस्लेशन होगी जो आइंदा इलेक्शन जो है उसके रिज़ल्ट्स को डिटर्मिन करेगी। अगर अपोजिशन इसमें जो है वो नेगोशिएट नहीं करती और अपनी अमेंडमेंट्स मूव नहीं करती और इसमें कोऑपरेट नहीं करती अगले चंद माह में, तो ज़ाहिर बात है कि जो वोटर है उसके सामने एक चीज़ एक्सपोज होगी कि अपोजिशन के पास क्या ग्राउंड्स हैं कि जब गवर्नमेंट कह रही है कि वो हम लेजिस्लेट करते हैं और मिल के लेजिस्लेट करते हैं, एक कंसेंसस डेवलप करते हैं, क्यों? ताकि आइंदा इलेक्शंस जो है उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन ना हो सके, वोटर की जो वोट कास्ट करता है उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन रखा जा सके। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसमें मैं 2 चीज़ें अर्ज़ करूँ। एक चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि इतना टर्न आउट क्यों नहीं है, उसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। कोरोना रीज़न है, रमज़ान का रीज़न है। एक रीज़न और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग हैं उनका एतमाद जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे नहीं रहा, क्योंकि गुड गवर्नेंस प्रोवाइड नहीं की जा रही, और सरमायादाराना और जागीरदाराना अगर जमहूरियत होगी तो उसमें जो आम आवाम है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम वोटर को पहले एम्पावर करें, और उसके लिए जो कम से कम मैट्रिक तक की जो एजुकेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि लाजमी, जो देखिए वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में लोग पढ़े लिखे हैं, एफएससी तक या इंटरमीडिएट तक जो है 12 जमातों तक तालीम जो है मैंडेटरी होती है, तो वोटर जो है एजुकेटेड और इन्फॉर्म वोटर होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि एक सर्टन क्वालिफिकेशन पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में ज़रूरी है कि पार्लियामेंटेरियन के लिए मैं समझता हूँ कि मास्टर्स एजुकेशन किसी भी फील्ड में हो, कम से कम मास्टर्स एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है कि ऐसे लोग जो है इलेक्शन लड़े, क्योंकि लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने कानून बनाना है, लेजिस्लेट करना है, उनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और डुअल सिटीजन्स के बारे में मैं अर्ज़ करूँ कि डुअल सिटीजन्स जो है उनको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सरमाया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तान का एसेट हैं। हमें उनको जो है वो शामिल करना है इस काफिले के अंदर, उसको इससे दूर नहीं करना। इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको लीड करना है, और अपोजिशन की तमाम छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पार्लियामान में शामिल हैं उनको इनवाइट करें
और बार बार इनवाइट करें ताकि लोगों को पता चले कि कौन लेजिस्लेशन में सिंसियर है और कौन नहीं है। उसका ऑब्वियसली अगले आने वाले इलेक्शन पे एक इम्पैक्ट होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अफजल हुसैन साहब। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अफजल खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम गुफ्तगू थी और यकीनी तौर पर एक ऐसे निज़ाम की तरफ हमें आगे बढ़ना है कि जहाँ पर इंतखाबात हों और वहाँ पर उंगलियाँ ना उठें, और चाहे कोई भी जीते, कोई भी सियासी जमात जीते, लेकिन वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम न लगाए। हुकूमत की तरफ से और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से आज अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी गई है। ये एक बेहतरीन मौका है अपोजिशन को हुकूमत के साथ मिल बैठ कर इन इस्लाहात को आगे बढ़ाना चाहिए और इन इस्लाहात को काबिल अमल बनाना चाहिए। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।